गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपने अपना पूरा मन बना लिया है कि एक बार हम पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करेंगे सर के साथ क्रैश कोर्स में, और हम जो है अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। याद रखो बेटा, ये अगले 30 दिन जो है ना, जो अगला पूरा एक महीना, जो 30 दिन का समय जो है ना, वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। पूरी जिंदगी जो है आपकी बदल सकता है। आप जहां हैं वहां से आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अगले 30 दिन मशीन बन जाएं। आप ज्यादा इमोशंस, ज्यादा उठापटक, ज्यादा डिप्रेशन डिप्रेशन, इन सब बातों से ऊपर उठ जाएं। आप बिल्कुल नहीं सोचें। आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे पास टास्क है कि मुझे पढ़ना है। सर लोग जो क्रैश कोर्स में बोल रहे हैं वो मुझे लगातार फॉलो कर रहा है और मुझे जो है वो बस कुछ कर दिखाना है। यानी इस बार का जो नीट का एग्जाम है ना, वो मेरी जिंदगी को बदल देने वाला होना चाहिए। मतलब इस बार मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, करूंगी। ठीक है, सबके लिए ये बात एप्लीकेबल है। अब आज इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको पहले एड्रेस करूंगा, उसके बाद फिजिक्स वाले सर एड्रेस करेंगे आपको, और उसके बाद केमिस्ट्री वाले सर आपको एड्रेस करेंगे। ठीक है, यानी फिजिक्स के फैकल्टीज, केमिस्ट्री के फैकल्टी, वो भी आपको एड्रेस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक बात बतला देना चाहता हूं कि देखो बेटा, कोई भी दुनिया में कोई भी टीचर या कोई भी क्रैश कोर्स, ना कोई भी कैप्सूल कोर्स, टेबलेट कोर्स, ठीक है, या फला कोर्स, ढिका कोर्स, वो जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता है यदि हम खुद से तैयार नहीं हैं। दुनिया की कोई भी आग, दुनिया की कोई भी आग उस पटाखे को नहीं फोड़ सकती है जिसमें बत्ती नहीं है, जिसमें बारूदी नहीं है। जो पटाखा खुद फूटने को तैयार नहीं है, उसको आप कहीं भी डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा, जल जाएगा लेकिन फूटेगा नहीं वो। भाई पटाखे के अंदर खुद बारूद चाहिए, पटाखे के अंदर खुद की जो है वो बत्ती चाहिए जहां पे आग लगाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब यह है कि तुम अपने अंदर का बारूद तो चेक कर लो एक बार। ठीक है, बाकी हम हैं, आग तो हम हैं। हम जो है तुमको जो है वो एनर्जी, वो ऊर्जा देंगे, तुमको वो मार्गदर्शन देंगे कि तुम फोड़ कर आओगे। लेकिन चलना राहगीर ने है, रास्ते चला नहीं करते हैं। हम लोग तो रास्तों के समान है कि बेटा ये रास्ता पकड़ेगा, ऐसे जाएगा, फिर लेफ्ट मुड़ जाने का, राइट मुड़ जाने का, ये चैप्टर में पढ़ लेने का, ये छोड़ देने का, ये पढ़ लेने का, और इसके बाद जीत हासिल कर लेना। पर चलना तो तुमने पड़ेगा। तो अगले 30 दिन पहले तो मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे ये प्रॉमिस करो कि अगले 30 दिन तुम जो है अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन, मतलब कि जहां पर आपने अपना जो एक्सीलेंस का लेवल अब तक जो अपन ने नहीं किया वो करेंगे, उस शिद्दत से करेंगे। और एक बात गांठ बांध कर रख लेंगे, एक बात गांठ बांध कर रख लेंगे कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। दूसरी बात, वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। तो याद रखो, तुम किस कश्ती पर सवार हो, डगमगाती कश्ती पर मत बैठे रहो, संघर्ष करो, आ जाओ साथ में मिलकर। मतलब कल से जो क्लासेस आपकी शुरू हो रही है क्रैश कोर्स की, कोई भी बच्चा जो क्रैश कोर्स में इनरोल है, क्रैश कोर्स के लिए पढ़ने आया है, एक भी क्लास मिस नहीं करेगा। मैं इस चीज को केवल जो जो बच्चे टारगेट बैच में या फोकस बैच में जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से साल भर पढ़ाई किया है, साथ मिलकर कमांडो ट्रेनिंग की है, यदि उन्हें लगता है कि इस वीडियो लेक्चर देखने का समय बचा के हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सिर्फ उन बच्चों को अलाउड है। लेकिन जहां भी कॉन्सेप्ट थोड़े भी हिले हुए लगे आपको, तो प्लीज कोई भी कोताही मत बरतना, क्योंकि कारण यह है, एक क्वेश्चन 4 नंबर गलत करके आए तो 5 नंबर माइनस, 4 तो मिलने वाले गए और एक और माइनस हो गया, और एक नंबर पे कई सौ बच्चे होते हैं। कंपटीशन उस लेवल पर पहुंच चुका है। तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। सर मेरा ऐसा हो रहा है, सर मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, सर मेरे गांव में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, सर मेरे गांव में जो है आसमान से अंगारे बरस रहे। दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक धरती खत्म नहीं हो रही ना, तब तक तैयारी करेंगे, है ना? समझ के बात को?
मतलब कि इसलिए ये दिमाग से निकाल दो, कोई डाउट कि कोई आएगा और सहानुभूति के 2 आंसू तुम्हारे दिखेगा और तुम पर 2 आंसू लुटाएगा। नहीं, हमको सहानुभूति के आंसू नहीं चाहिए, हमें सफलता के खुशी के आंसू मां की आंखों में देखना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरी बेटी डॉक्टर बनी। मां की आंखों से निकले हुए 2 आंसू जो तुम्हारी सफलता के लिए निकलते हैं, खुशी में भी निकलते हैं भाई, भाव एक अलग तरह का, वो आंसू देखना है। पिता के चेहरे पे जीत की खुशी देखना है, यस मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो हासिल कर ली। कुछ अपनी भी फर्ज है बेटा, जिम्मेदारी है, मेहनत करते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगले 30 दिन आपके मशीन के समान गुजरेंगे, जहां पर आप मेहनत करेंगे, आप अपने शेड्यूल को पूरा करेंगे और सिर्फ टारगेट बेस्ड, फोकस बेस्ड के वो बच्चे जिन्होंने साल भर रेगुलर क्लास अटेंड की है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज फिजिक्स के वीडियो देख लेना, फिजिक्स के वीडियो देख लेना, ठीक है। जरूरत पड़े तो मेरे पास भी आ जाना, है ना। हालांकि मैंने साल भर इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आपको कोई क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस डीपीएस लाना, क्रैश कोर्स में डीपीएस। कोई भी बच्चा, चाहे किसी बैच का बच्चा हो, नया बच्चा, पुराना बच्चा, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा डीपीएस को मिस नहीं करेगा। यदि आपने डीपीएस मिस किया तो मेरे पास एक उपाय है जो बहुत दिन से रख के घूम रहा हूं, वो ये है मेरा अपना निजी अस्त्र शस्त्र, ठीक है। इससे पिटाई लगेगी यदि तुमने डीपीएस मिस किया, ठीक है। सर आप कहां पीटने आने वाले हो, आप तो यहां हो ही नहीं हमारे आसपास, मोबाइल से पढ़ रहे हैं हम तो, कैसे जाओगे, आदमी भेज दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी जो कपाट, अभी गंभीरता से मैं जो बात तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि बेटा प्लीज डीपीएस मिस मत करना। चलो डांट भी दिया, डपट भी दिया, हाँ धमकी भी दे दी, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने गुरु का रिजल्ट मत बिगाड़ना, ठीक है भैया, हमको तुमसे रिजल्ट चाहिए अच्छा, ठीक है। तो प्लीज बेटा तुमसे बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमको यही बोलूंगा कि एक बार इस प्रेम के कारण, थोड़े मान सम्मान के कारण, धमकी के कारण कम से कम 1 महीना जो है वो मेहनत कर लो। कोई डीपीएस मिस नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कीनोट्स को पढ़े, को मतलब आपको क्लास अटेंड करना है, कीनोट्स पढ़ना है, ठीक है, डीपीएस सॉल्व करना है, तो कीनोट्स को मिस नहीं करना बेटा। आपको वीकली टेस्ट जो होंगे ना, जितना पोर्शन कवर होता जाएगा वीकली टेस्ट आपके होते जाएंगे, ठीक है। एंड जितना पोर्शन कवर हुआ उस वीक वो टेस्ट आएगा, अगले वीक में वो टेस्ट आएगा जिसमें दोनों वीक जो जितना भी पोर्शन कवर करते जाएंगे वो टेस्ट के समय ऐड होता जाएगा। तो जो वीकली टेस्ट होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल मिस मत करना। क्लियर। फुल सिलेबस ऑफलाइन टेस्ट जो है वो भी डलते रहेंगे, उनको भी मिस मत करना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लीज बेटा आपको इस बात को जो है वो दिमाग में अच्छे से डाल लेना है कि अगले 30 दिन मैं चाहूं तो एक बेहतर इफेक्टिव रिवीजन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो जो है वो जहां था वहीं रह सकता हूं। द चॉइस इज योर्स, पूरी की पूरी चॉइस बेटा आपकी अपनी है कि तुम्हें करना क्या है। अब बायोलॉजी में क्या होने वाला है, बायोलॉजी में बेटा जो है जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, उसमें बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लेक्चर है। बॉटनी जूलॉजी 2 सेक्शन है, क्योंकि कोर्स को हमें कम समय में पूरा करना है, तो बॉटनी वाले पोर्शन को शैल मैडम ले रही है, जूलॉजी वाले पोर्शन को मैं ले रहा हूं। कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे दोनों कॉमन है, कुछ मैं ले रहा हूं, कुछ शैल मैडम ले रही है। मैं प्रेजेंट हूं क्रैश कोर्स में, हर दिन प्रेजेंट हूं मैं, ठीक है। सर आप आते नहीं हो, अरे मैं कैसे नहीं आता हूं यार, ठीक है। अब तुम मुझे पहचानना भूल जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ठीक है ना, मैं तो आता हूं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो है आपका बॉटनी जूलॉजी सब कुछ कवर होगा बेटा 7 मिनट के, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बेटा सिंपल से है, 4 लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर, बॉटनी का लेक्चर, जूलॉजी का, 4 लेक्चर एक दिन में रिलीज होंगे आपके। 4 लेक्चर ऑन एन एवरेज देखो तो आपको कम से कम जो है 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 5-6 घंटा लेक्चर अटेंड करोगे, ठीक है, फिर डीपीएस लगाओगे, 2-3 घंटा डीपीएस में देना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, तो तुम्हारा 9 घंटा हो गया, ठीक है। फिर तुमको जो है वो इसके अलावा अपना रिवीजन करना होगा 3 घंटा, मतलब 12-14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग से कोई डाउट निकाल देना कंफर्ट के। अब हो गया समय, साल भर बोलता हूं 8 घंटा सो, 8 घंटा सो, अभी 6 घंटे 7 घंटे के ऊपर नहीं सो सकते। 6 घंटा सोने का है, 2 घंटा अपने दूसरे कामों का है, और 8 घंटे के बाद अगला 16 घंटा जो है वो बायोमेंटर्स का है, तुम्हारे रिवीजन का है, नीट का है। 1 महीने इसको फॉलो कर लो बेटा, जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद खूब अच्छे से सोना, 12 घंटे सोना,
14 घंटा सोना। मम्मी को बोल देना, मम्मी आज सोमवार है, मैं सो रहा हूं, बुधवार को उठाना आप, ठीक है ना। बीच में आके जो है वो मन करे तो जगा के खाना खिला देना, ठीक है, नहीं तो सोने देना। सच कह रहा हूं, जब पेपर बहुत अच्छा जाता है ना और एग्जाम में अच्छा करके आते हैं, नींद नहीं आती है। लगता है हमेशा ऐसा कि एग्जाम जब हो जाएगा तो मैं सोऊंगा, ऐसे करूंगा, सुस्ताऊंगा। एग्जाम जब खत्म हो जाता है ना, खाली खालीपन लगता है। मैंने बच्चों को देखा जो बहुत अच्छा करके आते हैं नीट में, मुझसे पूछते सर, फोन लगा के पूछते सर अब नीट का रिजल्ट सर जो है वो पेपर अच्छा क्या है, मेरे 700 नंबर जुड़ रहे हैं, अब जो है वो रिजल्ट तो सर आने में अभी टाइम है, क्या करूं तब तक मैं। फिर रिजल्ट आता है, पूछते हैं सर अभी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होने में टाइम है, क्या करूं सर मैं। कॉलेज पहुंच जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, सर अभी पढ़ाई का नहीं शुरू, क्या करूं मैं। वो खालीपन उन्हें खाने लगता है। फिर तो मैं बोलता हूं बेटा अच्छी किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ लो, जनरल एनाटॉमी पढ़ लो, कुछ थोड़ा तैयारी कर, अपने आप को कॉलेज के लिए तैयार कर लो, ठीक है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा काम कर लो। तो वो जो खालीपन होता है 3 महीने का, उसमें बच्चों को बहुत गाइड करना पड़ता है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो खाली दिन तुम्हारे पास भी आए, कि नीट का एग्जाम हो जाए, बढ़िया करके आए, फोड़ के आए, उसके बाद जो है वो सोचे कि अब करें क्या। आई ऐसा मत करना कि मोहल्ला का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, अभी रुको, ठीक है। द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली। समझ गए। चलो लौट के आते हैं। तुमको बस यही सब सुनना होता है ना। पढ़ाई की बात करते हैं सर तो तुमको लगता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो मतलब पॉइंट ये है कि अब बायोलॉजी में तुम्हें करना क्या है, क्या फॉलो करना। देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम बायोलॉजी की बेटा हम बात करेंगे, नंबर एक ये है कि तुमको, ठीक है, आपको बिफोर लेक्चर के पहले तुमको एक रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी की, ठीक है, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी का वो जो चैप्टर क्रैश कोर्स में कवर हो रहा है बेटा, जो चैप्टर हम क्रैश कोर्स में ले रहे हैं उसे तुम्हें एक बार एनसीईआरटी से पढ़ करना है, ठीक है। खाली मत आना भाई, ठीक है, खाली दिमाग मत लाना क्लास में। एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़कर आना तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्रैश कोर्स में और रेगुलर बैचेस में फर्क होता है। क्रैश कोर्स में हाई स्पीड पे चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, तो हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट में उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। ये बात फिजिक्स के लिए भी सही है, ये बात केमिस्ट्री के लिए भी सही है, ये बात बायोलॉजी के लिए भी सही है। तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी पढ़कर आना। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते थे, चाहे बायोमेंटर्स में या कहीं और पढ़ते थे, उसके नोट्स जो पढ़े हैं वो पढ़कर आना। उसके बाद क्लास में बैठोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर क्लास होने के बाद क्या करना है तुम्हें, के जैसे ही क्लास खत्म हुई के अटेंड द क्लास, हमने कहा कि आपका जो है वो क्लास खत्म हुआ, ठीक है। जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा आपका, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि क्लास के बाद में आपको, ठीक है, आपने क्लास अटेंड किया बेटा एनसीईआरटी, मैं सीक्वेंस फिर से बनाता हूं, ठीक है, मैं सीक्वेंस फिर से बनाता हूं उसका, कि आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, फिर आप क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास के बाद क्या करेंगे, आप की नोट्स को पढ़िए, ठीक है, की नोट को स्टडी कीजिए एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डीपीएस लगाएंगे, ठीक है। आपको ये क्रम फॉलो करना है लगभग हर सब्जेक्ट के। एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास को अटेंड कीजिए, की नोट्स की स्टडी कीजिए, डीपीएस लगाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे हर दिन आपको रिवीजन के 3 घंटे आपके होना चाहिए, 3 आवर आपका सेल्फ स्टडी रिवीजन का होना चाहिए, जिसमें जो कवर हो गया पोर्शन उसको आप रेगुलरली रिवाइज करें आप, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बेटा। मानकर चलो आपके पास 6 घंटे हैं सोने के लिए, स्लीप के लिए 6 आवर है आपके पास, 2 घंटे जो है वो दूसरी चीजों के लिए, आपके खाना पीना एंटरटेनमेंट जो करना उसके लिए। आपको अभी आपके पास 16 घंटे जो है ना, उसमें से कम आपको 14 घंटे, 14 आवर आपको जो है वो 2 घंटे में तब भी आगे पीछे ट्रांजिशन के निकाल दे रहा हूं। 14-15 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। 14-15 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। पूरा इन्वॉल्व कर दो अपने आप को बेटा, ठीक है। मतलब अगले 30 दिन पूरे के पूरे आपके लाइफ चेंजिंग वाले होना चाहिए, जीवन बदल देने वाले होना चाहिए, ठीक है। जिंदगी में 2 ही चीजें हैं बेटा, रिग्रेटनेस और ग्रेटनेस, ठीक है। रिग्रेट करना बैठ के या
एक महानता की ओर, ग्रेटनेस की ओर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा आपसे क्रैश कोर्स के पहले कि बेटा सर मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो एकदम ब्लैंक आया हूं, तो भी फायदा मिलेगा, पढ़कर आओ, फायदा मिलेगा बेटा, नंबर बढ़ेंगे। और एक मूल मंत्र दिमाग में डाल लेना, जीत में ना हार में, जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मतलब मैं यदि नीट का एग्जाम देने जाऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ पढ़कर जाऊंगा, अपने आप से बेस्ट देके आऊंगा। जो आज हूं 30 दिन बाद वैसा नहीं रहूंगा, बहुत इंप्रूव करूंगा अपने आप को। ठीक है, सच्चे कमांडो बनिए, प्रतिबद्ध व्यक्ति बनिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में। ठीक है, मेरे पास और कहने को कुछ नहीं, क्या क्लास में पढ़ाने वाला हूं तो मालूम चली जाएगा कल क्लास में। ठीक है ना, शैल मैडम क्या पढ़ाएंगे, अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर, चिन्मय सर, संजय सर, ठीक है, मैं शैल मैडम, हम क्या पढ़ाएंगे वो तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, मतलब हमने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ सारे कोर कॉन्सेप्ट को कवर कर दे आपके यहां, ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आए। सर केवल क्रैश कोर्स से कितने नंबर आ सकते हैं? मैं कह दूं आपसे, केवल क्रैश कोर्स से भी 650 से ऊपर नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको कीनोट्स भी याद रखने पड़ेंगे, आपको जो है डीपीएस लगाने पड़ेंगे, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। मतलब पूरा 100% सिलेबस आपके सामने से फिर से एक बार घूमेगा। हां, इस बार स्पून फीडिंग नहीं होगी, फास्ट पेस में जाएगा थोड़ा। ठीक है, और जरूरी भी है बेटा, वो उसके बगैर पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगले 30 दिन चुनौती पूर्वक होंगे। अगले 30 दिन टफ ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, कमांडो ट्रेनिंग। बायोमेंटर्स के लिए फेमस है, कमांडो ट्रेनिंग के लिए बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। ठीक है, बायोमेंटर्स में यदि आप जुड़े हैं ना बेटा, तो आपको अपने आप को एक साधारण स्टूडेंट से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कमांडो के रूप में अपने आप को देखना होगा, अपने आप को एक प्रकार से कि हम जो है वो लेस होके जा रहे हैं, एक जो है वो युद्ध भूमि में, रणभूमि में जा रहे हैं और जीत कर आएंगे, ये वाली फीलिंग रखनी पड़ेगी। हर दिन जब सुबह सोकर उठोगे, अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि आज का मैं शेड्यूल पूरा करूंगा, आज मैं बेहतर करूंगा। सिलेक्शन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कमिटमेंट, सिलेक्शन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कमिटमेंट। तुम अपने आप से प्रतिबद्ध रहोगे, चयन तुम्हारा जरूर होगा। चलिए अब सुन लेते हैं कि फिजिक्स के फैकल्टीज क्या कह रहे हैं आपसे, केमिस्ट्री के फैकल्टीज क्या कह रहे हैं आपसे, है ना। मैं अपनी बात कह दिया, मेरे मन में इतनी सा था कि मैं तुमको कह दूं कि तुम्हारे अंदर बारूद भर के लाना भैया, अपने अंदर जो है, जो कि मुझे करना है सर, करना है। अगले 30 दिन में बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी के साथ। बस इतना मैं चाहता हूं, बाकी तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर क्या कहते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, बायोमेट्रिक्स की फिजिक्स डिपार्टमेंट की टीम आपके सामने यहाँ पर आई हुई है, कुछ तो भी इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, कुछ तो भी इम्पॉर्टेंट आपको बतलाने के लिए। दिस इज आवर क्रैश कोर्स ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में। जो बायोमेट्रिक्स में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, क्या क्रैश कोर्स में होने वाला है, क्या इस क्रैश कोर्स के बेनिफिट्स होंगे, किस प्रकार से ये क्रैश कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसमें क्या आपका इनपुट रहेगा, क्या हमारा इनपुट रहेगा, और किस प्रकार से हम आपके और हमारे कंबाइंड इफेक्ट से एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम तीनों, अमित सर सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, जावेद सर सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, एंड मैं माई सेल्फ अमर गायकवाड़, हम तीनों यहां पर आए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो है, व्हाट इज क्रैश कोर्स। सो मैं जानना चाहूंगा, जावेद सर आप बताइए स्टूडेंट्स को कि क्रैश कोर्स मतलब, जो हम कहते हैं क्रैश कोर्स के बारे में हम बात करें, तो व्हाट इज क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स का क्या मीनिंग है और कैसे क्रैश कोर्स को आप डिफाइन करोगे सर। क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से बच्चों हमने 1 मंथ का, क्यों सर 1 मंथ ही होगा करीब, Yes. 1 मंथ में इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि डेली फिजिक्स का आपका 1 लेक्चर कंप्लीट हो, बिल्कुल 0 टू टॉप। केमिस्ट्री का 1 लेक्चर कंप्लीट हो 0 टू टॉप, प्लस बायो का 1 लेक्चर हो। तो 1 मंथ में अगर हम चाहें तो धीरे धीरे एक एक लेसन करके
पूरा सिलेबस बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में करने का मतलब ये है कि सारे PYQs आपके हो जाएंगे, सारे फॉर्मूलेज आपके हो जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या रिवाइज करना है वो सारा कुछ आपका हो जाएगा। और जो बच्चे हमसे ही पढ़े हैं डेफिनेटली उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सर। सो एट जावेद सर ने आपको बताया कि क्रैश कोर्स बेसिकली है क्या चीज। देखो, क्रैश कोर्स मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि ये जो पूरा 11th का फिजिक्स है, पूरा 12th का फिजिक्स है, मतलब पूरा जो 11th और 12th का सिलेबस है उसको इस प्रकार से डिजाइन करना कि कंसाइज्ड वे में पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरा मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आने ही वाला है, जहां से क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना है, उस संभावना को ध्यान में रखते हुए थियरी प्लस न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब का एक कंबाइंड शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट्स तक के बीच की ड्यूरेशन में सब्जेक्ट को डिजाइन करना, दैट इज व्हाट आवर क्रैश कोर्स इज देयर। ये है हमारा क्रैश कोर्स। सर फिजिक्स में बच्चों को बहुत डर लगता है। बिल्कुल सर, फिजिक्स के बारे में ही हम तीनों मिलके फिजिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, हमारे साथ में जो फैकल्टी आपके सामने खड़ी हैं, अमित शुक्ला सर, 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फिजिक्स फॉर नीट जेईई स्टूडेंट्स। जावेद सर 27, एम आई राइट सर? हाँ सर, कि 30 है लगभग इतना हाँ, है। तो जी। मतलब मान लो 30 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लगभग इतना तगड़े एक्सपीरियंस के साथ में आपके सामने खड़े हैं। तो मतलब ये मान लीजिए सब लोग ये मान के चलिए कि जो सर ने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, जो टॉपिक के अंदर में जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन बताया है, वही आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड ऑल्सो। मैं एक मान के चलिए, मैं दोनों सीनियर फैकल्टी से आपके बिहाफ पे ही बात कर रहा हूं। मान लो मैं आप एज ए स्टूडेंट सर से बात कर रहा हूं। सर जावेद सर हैं, अमित सर हैं, दोनों के अनुभव का फायदा आपको कैसे मिलेगा, तो यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अमित सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बच्चा या स्टूडेंट कहिए, कमांडो कहिए हमारे, इन कमांडोज को इस क्रैश कोर्स से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्रैश कोर्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब अमूमन जो क्रैश कोर्स होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमारे क्रैश कोर्स से बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेंगे, कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। तो पहली बात तो है कि रिवीजन, सेल्फ रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो खुद से तो होता नहीं है, एक सिस्टमेटिक रिवीजन हम आपको दे रहे हैं। दूसरा, एक लेक्चर में जब हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिया है और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी हमने इसमें कवर करा है, तो हमने ये कोशिश करी है कि एक चैप्टर में जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जाते रहे हैं, जो पूछे जा सकते हैं, तो उनका कंसाइज वे में एक रिवीजन प्रोग्राम है ये। इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इससे एक और बेनिफिट मिलेगा, आपका डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाएंगे। आपको मालूम है आपके पास एक ही दिन है और इस एक दिन में ही आपको ये पूरा चैप्टर क्या करना है, रिवाइज करना है। सेल्फ से नहीं हो सकता, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जब आपको ये दिया जाएगा तो आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं और लगभग एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस को हमने क्या करा है, कवर करा है। तो क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं बनता है, तो हमने पूरी कोशिश करी है कि लगभग सारे फॉर्मूले को एक सूत्र में और एक चैप्टर में ला के दिखाया जाए। थैंक यू सर। अब देखो, हमारा जो क्रैश कोर्स जो आपका स्टार्ट होगा, एंड क्रैश कोर्स का एक पैटर्न होता है। तो अब ये जो क्रैश कोर्स का पैटर्न है, इसमें आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, आपको डीपीएस मिलने वाली है। डीपीएस सर डेली प्रैक्टिस शीट, जिसमें हमारे लगभग 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और क्लास नोट्स के अंदर में हमने कैसे किया है कि सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट अटैच करिए, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज को एक साथ एक पेज पे ला दिया है। उसके बाद में जो हम थियरी जो पढ़ा रहे हैं उसकी कंसाइज्ड थियरी, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड, वो हमने उसके अंदर में डाले हैं। जहां पे जो न्यूमेरिकल कराया है वो हमने उसके अंदर में दिया है। एंड जितने PYQ है तो PYQ भी मेंशन करके दिए हैं, MCQ कोई अदर देन PYQ है वो भी हमने उसमें लिया है। इस प्रकार से हमने नोट्स दिए हैं, और एक DPS, हर चैप्टर पे एक DPS जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब मेरा सवाल ये है सर कि ये बच्चों को मिलने वाला है, तो अब इसको बच्चे को, स्टूडेंट को क्रैश कोर्स को करते समय
कैसे फॉलो करना चाहिए? मतलब हम तो पढ़ाएंगे, देखो हम तो जी लेक्चर जी लेंगे, हमारा 2 घंटे का जो भी लेक्चर का ड्यूरेशन है वो तो होगा, स्टूडेंट के पास में उसके नोट्स रहेंगे, जी स्टूडेंट को डीपीएस भी मिलेगी। अब जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड हिज और हर अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिपरेशन एट दिस मोमेंट फ्रॉम द क्रैश कोर्स? सर, अगर बिल्कुल सरल भाषा में ये कहूँ तो बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सरल भाषा में तो मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से हमें फॉलो कीजिए। हम आपका 1 घंटा 2 घंटे के लेक्चर के लिए दिन दिन भर बैठते हैं और बिल्कुल एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकालते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, सारा कुछ एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो सीधा अगर मैं बात करूं तो बिना अपना ज़्यादा दिमाग चलाए केवल और केवल अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए। लास्ट मोमेंट है बेटा, तो ये मोमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। जो भी टीचर आपको बता रहा है, जिस दिन जो बता रहा है, उस दिन का काम आपको उसी दिन करना है। तो अगर सर अब हमें फॉलो करेंगे बच्चे तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता सर कि किसी तरह की कोई दिक्कत उन्हें आने वाली है। मैं एक और चीज, मतलब मैं इसमें जस्ट ऐसे पूछ रहा था सर, जी शायद मतलब मैं ये जानना चाहता था जी कि जैसे एक अप्रोच होती है जी कि जैसे लेक्चर आएगा, 2 घंटे का बच्चे को, स्टूडेंट को लेक्चर मिलेगा, जी एक नोट्स भी मिलेंगे, जी तो पहले नोट्स पढ़ना चाहिए, फिर लेक्चर देखना चाहिए, फिर नोट्स पढ़ना चाहिए, फिर डीपीएस करनी चाहिए, या कि सीधा लेक्चर देखे उसके बाद नोट्स पढ़े और फिर डीपीएस लगाए, या पहले डीपीएस लगा ले फिर लेक्चर देखे? मतलब एक क्या फ्लो रखना पैटर्न। चाहिए, क्या पैटर्न रखना चाहिए स्टूडेंट को जी सर? जी मेरे हिसाब से तो लेक्चर पहले सुनना चाहिए सर। हाँ सर। अब हो सकता है बच्चों टू बच्चों ये स्ट्रेटेजी चेंज हो। मेरे हिसाब से तो लेक्चर सुन के आपको डीपीएस लगाना चाहिए और फिर जो भी मेन फार्मूला शीट में आपको फार्मूले दिए हैं, आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसे हाईलाइट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बच्चे की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। फिज़िक्स थोड़ा डराऊ रहता है, तो फिज़िक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें। बायो स्कोरिंग है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो बायो पे भी ध्यान देना है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिज़िक्स भी करना है। मेरे हिसाब से तो सर पहले लेक्चर सुने बच्चा, हाँ सर। डीपीएस करे, फार्मूला शीट देखे और जो उसे लगता है कि ये फार्मूले याद हैं, इसमें मैं कहीं कुछ अटक रहा हूँ, तो अटकने वाले फार्मूलों को वो हाईलाइट करे, जिससे वो लास्ट मोमेंट पे उनका और अच्छे से रिवाइज कर पाए। इसमें सर मैं एक पॉइंट जस्ट बोलना चाहूंगा, लेकिन क्या है ना, अभी जो टाइम होगा उसमें बच्चे के पास टाइम कम होगा, बिल्कुल। तो उस समय बच्चे को खुद से नोट्स बनाना वो तो हाँ। थोड़ा मुश्किल काम है। जी जी तो फिर जो हम जो नोट्स दे रहे हैं, क्या स्टूडेंट ने उसको पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार? हाँ, तो पढ़ेगा सर तो फ़ायदा ही होगा डेफिनेटली। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसे 90% चीज़ें तो मैं समझता हूँ सर याद होंगी। बिल्कुल जो सर। 10% में अटक रहा है उसे उसे हाईलाइट करना है और बार बार रिवाइज करना है। अमित सर कुछ बताना चाह रहे हैं? अमित सर। तो जब एक बच्चा क्रैश कोर्स अटेंड करता है तो डेफिनेटली हम तो ये मान के चलते हैं कि उसने साल भर पढ़ा हुआ है हाँ और उसको बड़ा भरोसा होता है कि ये चैप्टर उसने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसने पढ़ा हुआ है। अब जब वो उस क्रैश कोर्स के लेक्चर को गो थ्रू करेगा तब उसको एक चीज पता चल जाएगी कि जितना उसने पढ़ा हुआ है उसमें उसको कितना याद है और वो कितना भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये पॉइंट तो वो तभी पता लगा पाएगा जब वो लेक्चर देखेगा। तो इससे उसको अपना प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी लेक्चर में 15 पॉइंट्स हमने बताए हैं और आप 8 भूल गए, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय रहते हुए आपको पहले ही पता चल गया कि आप 8 भूल चुके हैं, आपको 8 इनको रिवाइज करना है। ये एडेड एडवांटेज होता है इस तरह के कोर्सेज का। और आराम तो करना ही नहीं है क्योंकि आराम के लिए समय नहीं है। जो आराम करेगा तो वो उसके लिए तो सफलता दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो आराम करना ही है, लगातार जुटे रहिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, हेल्थ अच्छा रखिए और प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा हम लोगों का विचार है। बिल्कुल सर। एक्चुअली एक और सिनारियो यहाँ पे बनता है, क्या होता है, जैसे स्टूडेंट ने साल भर मेहनत करी, अब कोई स्टूडेंट होता है जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, जो 11th वाला बच्चा 11 किया, 12 किया, 2 साल से लगा हुआ है, और वही वही चीजें पढ़ते 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 एक समय ऐसा आने लगता है कि उसे लगता है कि अब मैं भूल रहा हूँ, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, एग्जाम जैसे 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 एग्जाम नजदीक आती है तो बीमारी वाला एक पॉइंट भी उभर के आता है कि कई बच्चे अचानक से फिर बीमार होने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। तो वो एक पॉइंट होता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, पहले आप बोलिए सर। एंजाइटी एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम में भी है, किसी को भी हो सकती है। तो एंजाइटी से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सोचें नहीं कि क्या होगा, हमें ये सोचना है कि हमें आज क्या करना है और हमें अपनी मेहनत पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए।
तो एंजाइटी से दूर रखना है। और नींद के बारे में मैं ज़रूर बोलना बिल्कुल चाहता सर। हूँ कि नींद लेना ज़रूरी है, सर एटलीस्ट 6.5 मैं घंटे। सॉरी आपको टोक रहा हूँ, हाँ आपने बोल ही दिया, हाँ। मतलब मैं वही एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था कि मिनिमम स्लीप 6 कितना होनी से चाहिए 6.5 और घंटे। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं हो पानी सकता। ज़्यादा पिएं, पानी ज्यादा पिए, ध्यान कम रखो से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएं, टाइम पे खाना खाएं। और एक और बात, रात को हल्का खाना खाएं। ये कुछ नियम होते हैं जो सफलता के लिए जरूरी होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य 2 प्रकार से होता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। सोचना नहीं है कि क्या होगा, ये सोचना है कि आज हमें क्या करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। भरोसा रखिए तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। सर विद्यार्थी पंच लक्षणम पे कुछ बोलेंगे सर? नहीं, आप ही बोलो। सर आप बोलेंगे सर? नहीं काक सर, आप याद ही ज़्यादा। नहीं आ रहा आज। हाँ काक चेष्टा बको ध्यानम। हाँ, हाँ, वो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर। चलो ठीक है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। एक बात देखिए, क्या होता है ना कि एक समझिए, यदि आपने 2 साल से मेहनत कर रहे हैं या 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन रहा होगा मेहनत करने का, उस पर भरोसा रखिए। देखो, यदि आपने रातों को जाग कर मेहनत करी है ना, तो आपके सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सर एक मूवी में एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा, ओम शांति ओम में क्या कि जो चाहत रखते हैं हाँ, कुछ, उनके साथ पूरी पूरी कायनात कायनात उनके आगे, साथ बिल्कुल में सही लग है सर जाती ये। है, कुछ ऐसा ही एक, जी मतलब यकीन, भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भरोसा। अब वो भरोसा किस पर होना चाहिए? पहला, अपने आप पर होना चाहिए। एम आई राइट सर? हम पर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट पर आपको भरोसा होना चाहिए। आपका अपना भरोसा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरने से रोकेगा, और आपके द्वारा हम पर, बायोमेंटर्स की टीम पर किया गया भरोसा आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेगा, उस लक्ष्य को आसान बना देगा। एक बात समझिए, क्या होता है ना कि कोहरा हमें एक चीज सिखाता है। कोहरे में आप देखिए कभी दूर तक का दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जैसे जैसे एक एक कदम चलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे रास्ता बनने लगता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, या अब आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपके आंखों के सामने होगा कि अंधेरा छाया है, कोहरे जैसा लग रहा है, धुंधला धुंधला हो गया है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट पहले दिन से प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बात भूलनी नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत चरितार्थ होती है एक विद्यार्थी के जीवन में। कब? जब वो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना प्रारंभ करता है। हर एक दिन किया हुआ थोड़ा सा प्रयास उसे 0 से 1 की ओर अग्रसर करता है। यदि आप अपने आप में एक दिन में 1% का इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो वो परसेंटेज, 1% का इंप्रूवमेंट धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होते हुए कितना बड़ा बन जाता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको यदि करना है, यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो वो छोटा छोटा प्रयास, तो यही तो है क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है। जो साल भर आपने पढ़ा है वही आपके सामने आने वाला है, लेकिन कैसे? एक डेडिकेटेड टीम, एक व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक फॉर्मेट, कि भाई इतना ही तुम्हें पढ़ना है, इतने ही लेक्चर में देखना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड एक डीपीएस आएगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक सवाल उठता है सर जी। कि कई बच्चों के दिमाग में आता है, या कई लोग बहुत सारे ऐसे प्रोमिस भी करते हैं कि 10 दिन में 720 में से 720 नंबर। लेकिन मैं आपको बस ये जरूर जानना चाहूंगा, मैं आप दोनों अनुभवी लोग हैं, आप दोनों अनुभवी लोगों से मैं जानना चाहूंगा सर, कि जैसे कोई बच्चा 0 से भी यदि स्टार्ट करता है, अभी फिजिक्स में देखो हम तीनों मिलके फिजिक्स को डिजाइन किए हैं, आप नोट्स के बारे में जानते हैं, क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, हमने जो क्वेश्चन डिजाइन किए उस सब के बारे में आप जानते हैं, तो क्या कहेंगे कि बच्चा कितना स्कोर कर सकता है यदि यहां से अभी स्टार्ट कर रहा है? तो नहीं, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये तो पहली बात हो गई, क्योंकि वो बस ये है कि एक बार उसका कोर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, भले ही कमजोरी से पढ़ा हो या मजबूती से पढ़ा हो। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस 30 दिन में, आज अगर आपका एग्जाम होता है और मान लीजिए आप एक्स मार्क्स लाते हैं, तो इस 30 दिन में अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपके 60 से 70 नंबर बढ़ सकते हैं एग्रीगेट में। ये बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करिए। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप कितने ईमानदार हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हमने तो अपना पूरा जो प्रयास है पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से किया है। तो हम आपसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी एक ईमानदारी से इसको क्या करिए,
फॉलो करिए और फिर देखिए चमत्कार प्रयासों से ही होते हैं, सोचने से नहीं होते। और सोचना बंद कर दीजिए कि क्या होगा। कि रूल नंबर 1 है, सोचो मत, बस करते चलो, बढ़ते चलो और सिस्टमैटिक रहो। बिल्कुल सर, कुछ करने की इच्छा रखने वाले के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यही एक मैसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं। सर, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते थे सर? मैं तो यही कहूँगा सर कि अथक प्रयासों से जो सफलता मिलती है और सफलता के बाद जो मुस्कान आती है, तो उससे बड़ी चीज़ विश्व में मुझे लगता है कोई नहीं है। तो अभी आपका परिश्रम करने का समय है बेटा, तो व्यवस्थित तरीके से कृपया करके, साल भर तो ठीक है आपने पढ़ा है, ये जो 1 महीना है इसमें व्यवस्थित तरीके से आप आगे बढ़िए। तो जैसा कि शुक्ला जी सर ने बताया हमें कि 70-80 मार्क्स का डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और नीट में तो जानते हो बेटा, एक एक मार्क्स के लिए मारामारी है। तो ये 60, 70, 80 नंबर आपके रैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ में पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हार्ड है, कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर हार्ड है, हाँ। किसी को लग सकता है कि सेमीकंडक्टर हार्ड है। जी। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा सर। जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं, हम्म। तो क्या आप उसे उस चैप्टर को छोड़ने की सलाह देंगे? मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा पहले, जी। बाद में आप बोलना सर। जी जी क्यों बता रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। जी जी अभी 2-3 सालों से, 5 सालों से, पिछले 5 सालों के मैंने पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे 2021 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस 7 क्वेश्चन है बिल्कुल। एक ही चैप्टर से। जी जी 2022 में शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चन है। जी। फिर अल्टरनेटिंग करंट से भी एक बार ऐसे, मतलब करंट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब, तो क्या आप सलाह देंगे बच्चे को कि एक चैप्टर को पूरा छोड़ जाए? पूरी तरह से छोड़ना तो मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको बिल्कुल ही ज़ीरो है, लेक्चर करने के बाद, क्रैश कोर्स का लेक्चर करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो करके आप जा सकते हो। पूरी तरह से चैप्टर किसी को छोड़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा सर। हाँ, और सर बाकी राय देंगे आपको। असल में आज की तारीख में जो परीक्षा हो गई है, वो 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, ये इस पर आधारित हो गई है। अब जैसे हम बात करें, पेपर सिंपल है, पर सवाल यही उठता है कि क्या हम 1 मिनट में कर पाएंगे सवाल को? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, क्या हम नेगेटिव नहीं करेंगे? तो टाइम मैनेजमेंट ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रैश कोर्स से आप टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखेंगे कि एक दिन में आपको एक ही चैप्टर करना है और पूरे तरीके से रिवाइज करना है, और थकना नहीं है, हारना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है। वो कहते हैं ना थकेगा तू, ना रुकेगा तू कभी, अनवरत तू चलते, जो कुछ ऐसा ही कुछ तो भी, रुक जाना नहीं, थक जाना नहीं। कहीं हार के। हाँ, तो सवाल देखो बस वही है कि आप अपने आप को पहले तो मजबूत बनाओ। और एक सिंपल बात है, आपने ऐसा सपना देखा है जिसमें डॉक्टर बनना है, आपने सपना देखा है, और यदि वो सपना देखा है तो सपने के लिए दिन और रात एक करना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, उस सपने के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा, और तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य बनाया है आपने, तो उस लक्ष्य के प्रति यदि आप सुबह उठने पर आपको मजबूर कर देना चाहिए आपका लक्ष्य, यही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का मूल मंत्र है। ऑलवेज रिमेंबर, देखो किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो परिश्रम करते हैं। किस्मत होती है या नहीं होती है ये मुद्दा है ही नहीं, पर यदि होती है तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अब यदि आप सोच के जाओ कि मैं एक चैप्टर को छोड़ दूं और उसी चैप्टर से मान लो उस साल 5 क्वेश्चन लगातार आ गए या 7 क्वेश्चन आ गए, तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। कहां आपने सपना देखा था एम्स का, और कहां आप पता लगोगे कि एम्स तो छोड़ो, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के भी वांदे हो गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए ही ये क्रैश कोर्स होता है। समझिए, आपने साल भर पढ़ा है, आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिफिकल्ट लगा होगा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर बहुत आसान लगा होगा। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट एक जैसा हो, बट याद रखिए इस क्रैश कोर्स में जब आप पढ़ने आए हैं तो टीचर्स सेम है, मतलब वो हर स्टूडेंट को सेम कंटेंट डिलीवर कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस बच्चे को कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहां हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि हर बच्चे को समझ में आए, चाहे वो औसत से नीचे हो, चाहे औसत से ऊपर हो, कैसा भी रहे आपको समझ में अच्छे से आएगा। हाँ,
जब हम क्रैश कोर्स में आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट जरूर उठता है कि कुछ चीजें हमें फिर याद करनी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, वो वाला साल भर वाला समय है ही नहीं। तो क्या सर आप बोलेंगे इस बात पे कि अभी जैसे मान लो कुछ छूटा है, तो क्या अब वो समय है कि अब कुछ चीजें याद करके ही जाएं? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, रे ऑप्टिक्स में ही हम मान लेते हैं बच्चों को परेशानी हो रही है जी जी किसी बच्चे को, तो क्या उसे अब वो फॉर्मूले थोड़े से याद करके भी काम चला सकता है? हाँ मतलब मान लो थोड़ी देर जी के जी लिए कि मान मतलब लेता हूं मैं कि किसी बच्चे का कोई टॉपिक बहुत वीक है और वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो उसे चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। एक सुपरफिशियल लेवल पे तो सर करके जाना चाहिए। नीट के में पेपर में मैं फिजिक्स की अगर बात करूं तो स्तर जैसा कि सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें बेटा, क्वेश्चंस का स्तर बहुत गिरा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो हो सकता है कि आपने एक सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर ऊपर से भी लेसन पढ़ा हो तो आप उसके क्वेश्चंस कर पाएँ। पूरी तरह से मत छोड़िए, कोशिश कीजिए क्रैश कोर्स में चीज़ों को समझने की। तो भी समझ में ना आए तो एटलीस्ट उसके 10 12 15 जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको देख के उस पर एक एक दो दो न्यूमेरिकल करें और ज़रूर करें। पूरी तरह से छोड़ना दिक्कत देगा आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। एंड सर आप कुछ और सलाह आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे सर? थोड़ा सा मतलब एक आप अपनी साइड से पूरा एक बोल दीजिए कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेटेज। वेटेज। लगभग अगर हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, जैसे बारे चर्चा चल रही है, लोगों को कठिन लगता है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि 90% केसेस हैं वो मैनेजेबल होते हैं। बिल्कुल। पीवाईक्यू के अगर हम पैटर्न को देखें, जैसे प्रिज्म पे आने वाले सवाल सीधे-सीधे सवाल पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि फॉर्मूला मालूम होने पे ही सवाल सॉल्व हो जाता हो है। जाता हो है। जाता है। इसका तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने फिर शुरू में कहा था, विचार करना बंद कर दीजिए कि क्या होगा। विचार ये करिए कि मुझे आज आज के दिन क्या जीना करना है है? और आज क्या करना है। कल के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि कल कोई नहीं जानता। लेकिन एक और बात है, अगर आपने मेहनत करी है, निश्चित रूप से आप पास होंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ अपने जीवन भर के अनुभव से। थैंक यू सर। सर आपके पास कुछ बोलने के लिए सर? मेरे कुछ लिए बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए सर। बच्चे मोटिवेशन चाहते हैं, मतलब वो समय आ गया, बच्चा क्या है ना कि थोड़ा सा जी डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी है, जी परेशान है, साल भर से पढ़ रहा है, वो थक गया है। तो हम्म, थोड़ा सा सर बच्चे को मोटिवेट कर दीजिए कि मतलब कि बोलते हैं ना कि ये आग का दरिया है, कूद के जाना है। बिल्कुल सही है सर। आज मैं इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ रहा था सर, तो उनने एक बहुत अच्छी बात की थी मैनेजमेंट के बारे में कि मुझे अगर किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो मैं 5 घंटे सिर्फ कुल्हाड़ी तेज करूंगा, सिर्फ कुल्हाड़ी तेज करूंगा, पेड़ तो 5 मिनट में कट जाएगा। तो बिल्कुल सर। इसी तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए बेटा। एग्ज़ाम बिल्कुल एक ठीक ठाक लेवल का आएगा, तैयारी पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल सही बस है। ये याद रखिए, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं नहीं जाता। जाता, उसका फल जरूर मिलता है। बिल्कुल सर। तो अभी हम बच्चों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम इसे समअप करते हैं। लास्ट में बस मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको एक बार रिकॉल के तौर पे बोल देता हूँ, ताकि जो सेशन हमने लिया है उस सेशन का एक अच्छे से समापन हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं उन नोट्स को रीड कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद लेक्चर देखिए। लेक्चर में अभी आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने साल भर फॉर्मूला कॉपी या वेरी शॉर्ट नोट्स के नाम से आपने एक छोटी नोटबुक बनाई होगी, उसको साथ में लेके बैठिए और अंडरलाइन करते हुए चले जाइए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, और जो भी बुक है आपके पास में, वॉट एवर भी जो भी आपके पास में, उसको लेके बैठिए और उससे रिवीजन कीजिए। देन आफ्टरवर्ड्स डीपीएस जो आ रही है 50 क्वेश्चन की आ रही है, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन, उस डीपीएस को सॉल्व कीजिए एंड अपने आप को सेल्फ एनालिसिस एवरी डे कीजिए कि आज मैं कितना सीखा। उस डीपीएस में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे टाइम लगा के सॉल्व कीजिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट की एग्जाम दोपहर में होती है, 2 से 5 का जो टाइम रहता है, अब तो 5:20 तक होगा खैर, लेकिन दोपहर का 2 वाला टाइम, और वहां पर आपको एग्जाम सेंटर में 12 बजे पहुंचना होता है। तो याद रखिए कि अब जो टाइम है, गर्मी बढ़ने लगी है, दोपहर में नींद आने की संभावना बढ़ने लगी है, तो दोपहर में सोना नहीं है।
तो अपने शेड्यूल को इस हिसाब से अभी डिसाइड कर लीजिए कि दोपहर में नहीं सोओगे, क्योंकि यदि अभी आप सोओगे दोपहर में तो एग्जाम के दिन आपको नींद आने लगेगी, दिमाग थका हुआ रहेगा, क्योंकि दिमाग को एक हैबिट लग चुकी होगी दोपहर में सोने की। तो काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट है, दोपहर में बिल्कुल ना सोएं। इस टाइम को डीपीएस सॉल्व करने के लिए लेक्चर देख लें, वॉट एवर बी द यूज, जो भी आप करना चाहें। मैं तो कहूंगा 2 से 5 आप डीपीएस सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेशन आएगा, टाइम बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। इधर उधर की बाहर के फूड्स को, बाहर के फूड का मतलब ये है कि भैया कोई अनर्गल चीजें जो हैं कि चाउमीन खाने पहुंच गए और कुछ तो भी खा रहे हैं, मतलब कि पानी पूरी खा रहे हैं, मतलब ऐसा टाइप का जो फूड है उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रह के खाते हैं, तो मेस पे जो भी सिंपल मिल रहा है, एवरीथिंग, बिल्कुल सब कुछ, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, सब कुछ फिक्स कीजिए। और कोशिश कीजिए कि इस समय, क्योंकि आपको जो फाइनल एग्जाम में जाना होगा तो उस समय वो सिचुएशन वैसी ही रहने वाली है, उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए अपने लंच डिनर वगैरह सारे टाइमिंग को सेट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, एग्जाम इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, डिफिकल्टी लेवल नहीं है। एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, और एग्जाम बहुत हल्के लेवल पे ही है, इसलिए आप कोशिश कीजिए। और याद रखिए, यदि पेपर डिफिकल्ट आ भी गया तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, अकेले आपके लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बंटी का पेपर डिफिकल्ट और सोनू का पेपर सिंपल है, सबके लिए एक जैसा पेपर होने वाला है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है। तो जो सिंपल पोर्शन है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न समझ लीजिए, 50 क्वेश्चन यदि आपके पास में एग्जाम में आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप देखते ही ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन तक पेन चलाना पड़ेगा, उससे ऊपर पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। 2 लाइन 3 लाइन में आपका आंसर आएगा, इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे, जहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आई मीन टू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा का मतलब है इनमें 1 मिनट का समय लगेगा। जो पहले 30 क्वेश्चन है उसमें 30 सेकंड से 45 सेकंड का समय, अगले जो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें 1 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 1.5 मिनट तक का समय लगेगा, और 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में ऐसे होंगे जहां पे आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। और यहां पर 5 क्वेश्चन वो हैं जहां पे आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन होगा, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में उतरिए और पेपर को फोड़ के आइए। सो हम सबकी तरफ से आप सबको बेटा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फेज। बाद में एग्जाम से पहले विश यू ऑल द बेस्ट करेंगे ही हम लोग, लेकिन अभी आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट हम कहने के लिए आए हैं। आप मतलब मुंह मीठा करके प्रिपरेशन की तैयारी कर दी। सर क्या कहेंगे सर, कैसे हाँ, करते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा सर, मुंह मीठा करके तैयारी करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, दही शक्कर, दही शक्कर खा के तैयारी कीजिए। और मुझे तो सर काफ़ी मतलब एक एक्साइटमेंट सा है कि कब क्रैश कोर्स चालू हो और कब हम बच्चों से मिलें। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे कि जैसे एग्ज़ाम होगी उसके बाद रिजल्ट आएगा, फेलिसिटेशन सेरेमनी का भी इंतजार है कि फेलिसिटेशन सेरेमनी में हम बच्चों से रूबरू हो पाएंगे। सो क्या आप मिलेंगे हमसे फेलिसिटेशन सेरेमनी में? बायोमेंटस की फेलिसिटेशन सेरेमनी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। इसमें स्टूडेंट्स, मतलब जिनको हमने साल भर कैमरे के पीछे नहीं देखा होता है, या उनसे हमें मिलने का मौका मिलता है। तो जितना आप बेसब्री से इंतजार करते हो उतना ही हम भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप भले ही हमारे सामने नहीं हो, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे सोनू बैठा है, यहाँ पे बंटी बैठा है, यहाँ चिंकी बैठी है, वहाँ मिंकी बैठी है, और हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं, और यही अज्यूम करते हुए, फिजिक्स में तो हर चीज ऐसी है सर, लेट्स अज्यूम, यहीं से शुरुआत होती है, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। सो वन मोर टाइम, विश यू ऑल दी बेस्ट। तो कमांडोज, अब आपने रजिस्टर्ड कर लिया है क्रैश कोर्स के लिए, तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्रैश कोर्स है क्या। तो क्रैश कोर्स में आपने 12th कर लिया है अगर अभी, या पहले से आप बायोमेंटस के साथ हैं, तो एक बार फिर से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को, सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ये बायोमेंटस का क्रैश कोर्स है, तो बहुत शॉर्टकट नहीं होने वाला है, दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप
समय के साथ साथ सही तरीके से रोज वर्कआउट करेंगे, जितना आपको टास्क दिया जाएगा उसको रोज पूरा करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इस बार बड़ी लंबी रेस है, क्योंकि लगभग 26 लाख के आसपास फॉर्म अभी तक आ चुके हैं, और मैथ्स वालों को भी इसमें परमिशन दी गई है, ये तो सबको जानकारी होगी ही। तो बड़ा ही टफ होने वाला है कंपटीशन इस बार, और जब भी कोई चीज़ बहुत टफ होती है तो उसकी तैयारी भी बहुत मेहनत के साथ करनी पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जब कोई घोड़ा रेस में नॉर्मल दौड़ता है, जैसे हम 11-12 की बात करें तो नॉर्मली आप जैसे वॉक करता है वैसे चल सकते हैं, लेकिन ये युद्ध है और इसको जीतना है। तो जब रेस को जीतना होता है तो लगातार उस पर कोड़ों की बौछार की जाती है। इसलिए नहीं कि घोड़े से कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि उसको जीतता हुआ देखना चाहता है घुड़सवार, और उसके लिए लगातार उस पर कोड़ों की बौछार की जाती है। तो उसी तरीके से इस बार क्रैश में भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से रेडी रहना है, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रिवाइज करना है हमारे साथ साथ, क्योंकि हम लोगों ने सभी चीज़ें आपके लिए रिवाइज की है, कर रहे हैं। इसके बाद आपको डीपीएस, इसके बाद जो आपका वीकली टेस्ट है, वो सब कुछ बहुत ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने स्कोर को बहुत इन्हांस कर पाएंगे और आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है इसमें, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रेस जीतने के लिए कोड़ों की वार से आप भाग नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल ध्यान रखना है। क्रैश कोर्स शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है, ये बात सबको पहले से क्लियर है। तो बहुत स्पीडली चीज़ों को, जो चीज़ें आपने 2 साल में पढ़ी है, 11th और 12th में जो आप पढ़ के आए हैं, उन पे क्या प्रॉब्लम्स बनती है, कितनी स्पीड से उसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी अब सिलेबस भी काफ़ी कम हो गया है, 20 ही यूनिट है, बल्कि एक यूनिट प्रैक्टिकल वाला जोड़ दिया तो कुल 21 यूनिट है। प्रैक्टिकल वाले यूनिट पर भी हमने आपको सब चीज़ बाय कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उससे 2 से 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, पहली बार है, लेकिन फिर भी उसमें से 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से काम करना है, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से आपके मार्क्स बहुत इनहेंस होने वाले हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चिन्मय सर भी आपको कुछ गाइड करेंगे। तो कमांडोज देखो, जैसे क्रैश कोर्स है तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है ये, और इसमें हमको बहुत प्रॉपरली तरीके से जो तुम तक डिलीवर हो रहा है बायोमेंटर्स की तरफ से, उसको बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि ईमानदारी से अगर हमने उसको फॉलो किया तो एक प्रॉपर रिवीजन का एक सिस्टमेटिक वे है क्रैश कोर्स को रिवाइज करना, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑल्सो और क्वेश्चंस के फॉर्म में भी। तो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने लेक्चर्स के दौरान जो भी हम या तुम तक जो पहुंचने वाला है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंटेंट एज पर जब जैसे जिस तरीके से क्रैश कोर्स में कंटेंट कवर हुआ है, उसमें कोई भी कंटेंट छूटा नहीं है। हर एक पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज़ से का रिवीजन कराया गया है। और अपने आप में तुम एक जब भी वो चीज़ पार करोगे, जब मतलब क्रैश कोर्स जब कर रहे होगे, तो तुम्हें अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारा स्कोर जो है अब एनहांस करना है हमको। ये जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, दिस इज बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर। ये स्कोर इम्प्रूव, अभी क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग ने पूरे साल भर यहाँ पर पढ़ाई करी है और साल भर में हम लोग छोटा छोटा करके एक एक चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर पर फोकस करते हुए आए हैं। लेकिन अब बारी है उसको कलेक्टिवली सारी चीज़ों को एक साथ देखने की, सारी चीज़ों में एनालाइज करने की, कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स है, कहाँ हमको ज़्यादा जोर देना है। उन सारी चीज़ों को करते हुए ही ये कोर्स तुम लोगों को हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। तो बस सही इंटेंशन के साथ देखना है और सारी चीज़ें करना है। तो सर क्या नया होने वाला है इस बार क्रैश कोर्स में, और क्या पैटर्न रहेगा जिस तरीके से बायोमेंटर्स या हम लोग डिलीवर करने वाले हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सिलेबस का कंटेंट तो सेम है, कुछ बाहर से होने वाला नहीं है। तो जितने भी यूनिट हटा दिए हैं, उनको छोड़कर जितने यूनिट बचे हुए हैं उन पे हम लोगों ने बहुत ऑनेस्टली काम किया है। सभी चीज़ें आपको रिकॉल करने के लिए भी सब कुछ पढ़ा के दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से जो चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे कोई फॉर्मूला है उसको अच्छे से लेना है, और एमसीक्यूज़ जो आपको मिलेंगे खास तौर से डीपीएस, और जो आपका
टेस्ट होगा उस पर आपको बहुत कंसंट्रेट करना है, और अगर वो नहीं बनता है तो उससे बहुत घबराना नहीं है, वापस से थ्योरी कंटेंट को एक बार वो चीज़ें वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करनी है कि ये कहाँ से आया और कैसे होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप 10 से 12 घंटे रोज निकालते हैं तो हमारे पास 16 मार्च से स्टार्ट करके 5 मई 4 मई तक अगर आप 12 से 12 घंटे के आसपास रोज अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं तो सभी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि टेस्ट और डीपीएस का आपको बहुत ध्यान देना है, उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो उससे रिलेटेड थ्योरी को फिर से एक बार ध्यान से देखना है। बिल्कुल सर। और जो भी तुम तक मतलब जैसे टेस्ट जो हो रहा है, वीकली टेस्ट है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई भी नया क्वेश्चन आए या नए तरीके से पूछा गया क्वेश्चन हो, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अब जो चीज़ तुम तक पहुंचने वाली है एकदम टू द पॉइंट चीज़ ही है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तुम क्वेश्चन करो कि सर ये करना है कि नहीं करना है। जो चीज़ नहीं करना है वो चीज़ नहीं ही बताई गई है तुम्हें। जो चीज़ जरूरी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हें बताया गया है और वही तुम्हें करना है। क्योंकि अभी हम अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास टाइम उतना नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं उन्हीं पर फोकस करना है और प्रॉपर एनालिसिस करते हुए। और एनालिसिस कैसे करना है? डीपीएस जब तुमको मिल रही है, क्वेश्चन कुछ भी नया मिल रहा है, उसमें जो भी अप्रोच लग रही है, क्या वो तुम सही तरीके से कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो जो भी एक्सप्लेनेशन तुमको दिया जा रहा है उसमें तुम कितने सही तरीके से उस चीज़ के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं एनालिसिस का पार्ट होता है। और जो वीकली टेस्ट होते हैं तो उसमें हम अपने आप को जज कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारी ये गलती रह गई, हम टाइम मैनेज यहाँ पर कर सकते थे, इसमें हमको कम टाइम लग सकता था लेकिन हमने इसमें ज़्यादा लगा दिया। तो इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करते हुए जो है हमको आगे बढ़ना है और जहाँ भी गलतियाँ हैं उसको सुधारते हुए चलना है। टेस्ट, एनालिसिस और डीपीएस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, तो फोकस ऑन दैट ओनली। तो सर अगर बच्चा कोई ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, क्रैश कोर्स फॉलो करता है, तो अभी अगर मान लीजिए उसके कुछ एक्स मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, तो अब वो कितना इम्प्रूव कर सकता है, कितना हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं? देखिए, कितना इम्प्रूव कर सकता है ये ऑनेस्टली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि आजकल जो पेपर है उसमें टफ चीज़ें नहीं रहती है, लेकिन पेपर में असर्शन रीजंस भी होगा, पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी होंगे, तो पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। मतलब पढ़ने के साथ साथ आपको टाइम पे भी काम करना पड़ेगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के हिसाब से पेपर का टाइमिंग 4 घंटे से भी ऊपर टाइम उनको दें तब जाके वो पूरा कर पाएंगे। तो जो वो 1 घंटा, अगर मैं 4 घंटे कह रहा हूँ तो 1 घंटा भी मैनेज करना है तो उसको कम करना है ना भाई 1 घंटे को। तो 1 घंटे को कम करना है मतलब आपका एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी चाहिए वहाँ पे। स्पीड भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो असर्शन रीजन से रिलेटेड है, उनको सोचने में समय लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाइज हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम कर दिया है और डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर कम होने के कारण पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। लेंदी हो गया तो वो टाइम टेकन हो गया। टाइम का भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा सर ने बताया कि ये जो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर कहाँ पर जब हम टेस्ट दे रहे हैं, जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा टाइम बेसिकली किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है। क्या हम असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन में, या स्टेटमेंट वाले, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में हम कहाँ फंस रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है अभी हमें, है ना। और आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों पर हमको एक्ट करना है, उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उस चीज़ पर फोकस करना है। डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव जैसे जैसे हम करेंगे तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगी, लेकिन उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी नीट का पैटर्न अभी तक देखते हुए आए हैं और उस तरीके से हम हमेशा, मतलब देखो, हमको अगर 100% अगर हम चाह रहे हैं किसी भी चीज़ में स्कोर करना, तो हमें हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए वो 150% के लिए होने ही चाहिए। तब जाके हम यहाँ पर 100%, जब मेन एग्ज़ाम आएगा तो 100% हम दे पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब मान लो तुम तक कोई टेस्ट हो रहा है, अब तुम्हारा जो अप्रोच है टेस्ट को अप्रोच करने का, जो अभी फ़िलहाल तुम लोग दे रहे होगे, तो तुम ऐसे दे रहे होगे, चलो यार अभी टाइम मिला है तो एक काम करता हूँ, मैं 2 घंटे का 3 घंटे का टेस्ट दे लेता हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहेगा अगर तुम इस तरीके से रहोगे तो।
लेकिन अगर हम एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसी टाइम सेट के साथ और उसी माइंड सेट के साथ अगर हम बैठेंगे, तो फिर हम शायद हर वो चीज़ को एनालिसिस कर पाएंगे जो एक्चुअल एग्ज़ाम सिनारियो जिस तरीके से होता है उस तरीके से क्रिएट करें, वहाँ पे उस तरीके का एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाएं। ये नहीं कि भाई यहाँ पर एसी में लगा करके बैठ गए हैं तो ये वहाँ पर एसी नहीं रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर में एसी नहीं रहेगा, तो तुम्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वहाँ पर। क्या बात समझ में आई यहाँ पे? तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ हमको बनानी है वहाँ पर, और इस तरीके से हमको चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ है सर, इससे बेनिफिट होगा। मतलब रोज रोज आप जब टेस्ट करते हैं तो आप देखिए कि टाइम कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं, 3 घंटे से कितना कम समय आपको लग रहा है, कितना टाइम आप शॉर्टकट कर पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को करने में। जैसे 3 घंटा है तो 2 घंटे 50 मिनट में हो रहा है क्या, 2 घंटे 45 मिनट में हो रहा है क्या, इस तरीके से टाइम को शॉर्ट करना है। और इतनी स्पीड, इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि टाइम को भी शॉर्ट करना है और फिर सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, सब कुछ सही भी करना है। और देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो सीटें भी बढ़ रही हैं। 112 नए मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन देने वाली है सरकार। तो अभी ये मेडिकल के लिए एक तरह का गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है और बहुत सारे देशों में भी हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करके यहाँ से भेज रहे हैं। बहुत सारे देश में डिमांड आ रही है डॉक्टर्स की, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि बहुत सारी सीटें हो रही है तो आगे चल करके वर्क का कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 20-25 साल तक मेडिकल में कोई सैचुरेशन आने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा समय है और अच्छा समय है, अच्छी मेहनत करना है और किसी भी तरह से अपने आप को इस फील्ड में सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं है, लोगों की सहायता भी आप कर रहे हैं, पैसा भी आप कमा रहे हैं, तो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साम दाम दंड भेद सभी चीज़ें चलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत काम करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर बहुत क्लियर नहीं हो रही है तो उसको याद भी रखना है कि इसका एक ऐसा आंसर था। जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो हमें ये भी याद रहता था कि ये सेल्फ स्कोरर का क्वेश्चन है या इस बुक का क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। कई बार ऐसी भी चीज़ें यूज करनी पड़ती, बच्चों को दिमाग में कई बार ये चीज़ आती है कि ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो रहा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो समटाइम कॉन्सेप्ट लगते हैं वहाँ पर, प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीज़ें लगती है, कहीं न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो कहीं शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं सब्जेक्ट में जो बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस समय पर मेरा बस यही कहना है कि उन सब चीज़ों को भी आप याद करते हुए चलिए, बहुत अपने आप को कंफ्यूज मत करिए कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अभी एग्ज़ाम का समय है और यहाँ पे आपको अच्छे से काम करके अपने आप को सक्सेसफुल बना लेना है। जब आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा बहुत स्मूथली सब कुछ निकल गया, और जितने जल्दी क्लियर हो जाए चीज़ें उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि जब भी हम ड्रॉप ईयर में पढ़ते हैं तो हमें हमेशा हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर लगता रहता है, मतलब हमेशा HDG से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी है, बाकी का इन्वॉल्वमेंट भी है, लोग जिनको कुछ नहीं समझ है इस चीज़ का वो भी सलाह दे के जाते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था बायो मत लो, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो सो मैनी थिंग्स दैट अफेक्ट्स, तो हम लोग भी तो इंसान ही है ना, तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन केवल टीचर, माता पिता और आप, बस यही 3 लोग ऐसे हैं जो उस पेन को समझ सकते हैं कि कितना पेन है इस एग्ज़ाम को निकालने में। इसलिए बच्चों, मेरा तो बस आपसे यही कहना है कि जितनी जल्दी, जितने आसानी से आप क्लियर कर ले जाएंगे, भले ही 1 महीने आपको 2 महीने सोने को न मिले, खाने को भी कुछ कम मिले, कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने आप को सक्सेसफुल बना लीजिए। फिर लाइफ पड़ी हुई है पूरी। लाइफ में मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आगे चल के बहुत मज़े आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई भी बहुत टफ है, जॉब भी बहुत टफ है, बहुत टाइम देना पड़ता है, पेशेंट को भी टाइम देना पड़ता है, इंडिया में भी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो लाइफ में जो चीज़ें हैं, लाइफ स्वयं अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है बल्कि इस कॉम्प्लेक्स का आनंद लेना है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप इंडिविजुअल अपने आप को मत सोचिए कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत मेरे को मेहनत करनी पड़ रही, बहुत मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। आप ये सोचिए कि मैं अच्छा पढ़ लूँगा
तो सर को भी अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा और देश को एक नया नया डॉक्टर भी मिलेगा, मैं लोगों की सेवा भी कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होना है। तो आपका जो माइंड सेट का जो माइंड पर आपके लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बर्डन रहता है, हम कितना भी कहें बर्डन रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में 2+2 6 भी होता है, ये भी मुझे पता है, और वो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन हमको हर हाल में प्रेशर को हैंडल करना है, चीज़ों को अच्छे से सीखना है। इसलिए हमने बहुत सारे MCQs, बहुत सारे MPQ, DPS सब कुछ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। बस आपको इन पे फटाफट काम करना है, फटाफट ऐसी कोशिश करनी है कि 20 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बायोलॉजी में भी टाइम लगने लगा है आजकल, पेपर बहुत लेंदी होता है। फिजिक्स में नेचुरली बायो का बच्चा है तो फिजिक्स में उसको टाइम लगेगा, एक साइकोलॉजिकल फियर फिजिक्स का हमेशा बना रहता है और वो रहेगा। तो पेपर करते समय भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, उसको लेकिन स्पीड से निपटाना है। कई बार बच्चे बायोलॉजी में सोचते हैं कि पूरा पेपर नहीं भी बन रहा है तो उसमें उलझे रहते हैं और उसके चक्कर में पता चलता है केमिस्ट्री छूट गया, फिजिक्स छूट गया। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बात शुरू से ही ध्यान रखनी है। इसीलिए मैंने कहा कि 3 घंटे में आप कितना टाइम और कट कर पा रहे हैं, 2 घंटे 40 मिनट में, 2.25 घंटे में क्या आप पेपर कर पा रहे हैं, इस तरीके की स्पीड आपको बढ़ानी है, क्योंकि स्पीड भी चाहिए आज की डेट में। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी लगेगी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। सब कुछ आपके पास पहुंच रहा है, बस अब आप को उसमें जूझना है, उसमें काम करना है। मैंने आपसे कहा कि कोई कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको याद कर लीजिए कि ऐसा था भैया, इसमें ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया इसमें, और ये सर ने बताया है तो इसलिए हमको अभी इसको याद करके रखना है, बाद में देखेंगे इसको कि कैसे समझ में आता है ये। सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैक्सिमाइज़ करना रहता है स्कोर को, बच्चा अब चाह रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करे, तो उसमें जब एक गलती पकड़ में आती है बच्चों के, वो ये आती है कि मेरे नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं यहाँ पर जो गलतियाँ जो हैं मेरे से ऐसी हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जिसकी वजह से नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेगेटिव्स को कैसे कम किया जा सकता है? नेगेटिव्स को कम करने के लिए देखिए, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सभी चीज़ें क्लियर होगी, तो नेगेटिव वैसे भी कम होगा। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चन पेपर को भी ये मत समझिए कि एक बार आपने लगा लिया, 10 गलत थे, फिर आप छोड़ के अगला काम करने लगे। अगर 10 गलत है तो उन 10 गलत पे काम कीजिए ना भैया, उनको दोबारा पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा देखिए कि आपने कहाँ सिली मिस्टेक की है। कोई भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत या कोई भी मिस्टेक होती है तो हमें उस पर काम करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी हो जाता है। आसानी से नहीं होती कोई चीज़। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमको ये सीखना पड़ेगा ना कि ये काम हमको नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को बार बार लगाने हैं। एक बार में 100% एक्यूरेसी आ जाए ऐसा इंसान के लिए संभव नहीं है। तो बार बार जब आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा, उस क्वेश्चन का नेचर ध्यान रहेगा, उस क्वेश्चन के जैसी कोई चीज़ आएगी तो आप फटाक से कर लेंगे, आपको पहले से पता है, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपका नेगेटिव कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बिल्कुल सर ने जैसा बताया उसको फॉलो करते हैं सभी लोग, और आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। और कैसे नहीं करोगे यार, मतलब अपन ने इतना साल भर इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है, इतना डेडिकेशन के साथ बायोमेंटर्स के साथ मिल करके जो भी कंटेंट है वो अगर हमने कवर किया है तो फिर उसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कई मतलब हर तरीके से हमको एक वो होती है ना, एक अंदर से गुदगुदी होती है अंदर की, यहाँ पर क्या हो रहा है, घबराहट होने लगती है कि जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि यार क्या होगा क्या होगा। वो हर एक के साथ होता है, मतलब जो थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि मैं कैसे कर पाऊँ इस चीज़ को और बढ़िया, और कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो एक डाउटफुल सिचुएशन आती है सबके सामने, और जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाए। तो बिल्कुल ये सारी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा हमको साइडलाइन करते हुए जो भी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं उनको हमको रखना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी चीज़ है, जितना जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतने एग्जाम में भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ध्यान रखना नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर हम जाएंगे, घबराते हुए जाएंगे, तो वहाँ पर गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे सर ने कहा कि 2+2 6 हो जाता है वहाँ पर, तो वो चीज़ों तभी होती हैं जब हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो हमको हमारे माइंड पे काम करना है, हमारी बॉडी पे। अभी बाहर का बिल्कुल कुछ मत खाना है अभी इस टाइम पर, ज़रा सा भी इधर उधर का कुछ लग गया तो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट हो जाएगा, और वो साल भर हमारी मेहनत जो है
को उसको असर कर जाएगा। तो बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखो, नींद का ध्यान रखो, हर चीज़ जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका हमको ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। हमने मेहनत करी है तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, है ना। तो बस हमको यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं करना। ठीक है, तो सर और लास्ट वर्ड्स बिल्कुल ठीक है, बस ये है अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। घबराने से, चिंता करने से आपका पेपर कभी अच्छा नहीं होगा बल्कि वो खराब हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आपको बोला कि आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आपको ये ध्यान रखना है, आप अकेले नहीं हैं। वो आपका अकेले का रिजल्ट नहीं है, वो हम लोगों का भी रिजल्ट है, आपकी फैमिली का भी रिजल्ट है और आपके देश का भी रिजल्ट है। उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। बिल्कुल देखिए, डरना घबराना से आप बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर करने कौन जाएगा, एग्जाम देने कौन जाएगा। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अपना पूरा इफर्ट लगाना है ताकि हमारे दिल में ये इच्छा नहीं रह जाए कि यार पढ़ लेते तो हो जाता। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। तो अपना पूरा इफर्ट लगा लीजिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर है, करने वाले तो वही है। आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कर्म हमारा अच्छा होता है तो फल निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ शुरू करो तैयारी बायोमेंटर्स के साथ क्रैश में, और सभी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज करेंगे तो कोई पेंडिंग वर्क नहीं होगा और आपको बहुत आनंद आएगा। काम करने में भी बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है कि हमने इतनी मेहनत किया है। और जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम के लिए काम करेंगे तो परिणाम बिल्कुल अच्छा ही होगा। बिल्कुल, बस मैं भी लास्ट में बस यही कहूँगा कि तुमने जो भी मेहनत करी है उस पर ट्रस्ट करना। ठीक है, जो भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, सब तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। तुम चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, उससे बिल्कुल कोई असर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है और रिजल्ट हमारे हाथ में इस नहीं है, तो हम उसकी चिंता ना करें, है ना। जैसे सर ने कहा, बस हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम चाहे पास हों चाहे फेल हों, बायोमेंटर्स की टीम हमेशा ही तुम पर प्राउड रहेगी। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। एंड सर, कैसा जोश रहना चाहिए बच्चों का? बिल्कुल देखो, जोश हमेशा हाई रखना है और हमेशा भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हम लोग भले ही दूर रहते हैं लेकिन बहुत चिंता रहती है आप लोगों की, कि क्वेश्चन डालने में भी हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐसा कुछ न हो जो बाहर से आ जाए। और केमिस्ट्री में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और मैं मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे बच्चे फिर से 180 आउट ऑफ 180 वाले मुझे मिलेंगे, और वो मिलते ही हैं हर बार। तो अच्छे से प्रयास करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की। ओके सर, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।